ओके, सो सल्फेट लास्ट इस पे देखा था आपने, सल्फेट के वजह से क्या डिफॉर्मेशन होते हैं, ये क्लास में अभी हम देखेंगे सल्फेट ड्यू टू स्ट्रेस ड्यू टू सल्फेट। ओके, स्ट्रेस ड्यू टू सल्फेट लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू सल्फेट, एंड ये क्लास में अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेस ड्यू टू सल्फेट। सो सपोज एक आपका एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, और फ्री ग्रेविटी की तरफ है। ओके, अपर एंड फिक्स है, लोअर एंड फ्री है, दैट L is a length. L is a length. Next, ये लीनियर है, स्ट्रेस मैक्स, और यहां पे क्या आ रहा है, 0। ओके, दैट इज लीनियर, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेस डायग्राम। लीनियर, व्हाई इट इज लीनियर? बिकॉज ऑफ जो भी हम यहाँ पे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स एंड जिस किसी की भी स्टडी की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द मटेरियल्स, वो हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही बात देख रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, up to proportionality limit, stress is directly proportional to the strength. That's why linear. That's why linear. After that, non-linear. प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात क्या है, जहां पे हुक्स लॉ, जहां तक हुक्स लॉ ऑबे है, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। वहां तक हम क्या कर रहे हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ये पकड़ रहा हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। Okay, linear stress distribution. Okay, so what is stress max? Stress max ये क्या है? Stress max क्या है? Sigma max about fixed support. Fixed support. So what? Sigma max about fixed support is equals to W divided by E. What is W? Is nothing but a sulfate. W is nothing but what? Sulfate. Okay, what is sulfate? Density of material into volume. Volume is nothing but A into L. Area into length. Okay, divided by area. Divided by area. So what is stress now? What is stress now? This get cancelled. बचा क्या? Density of the material into the length. That is nothing but a stress. So stress max आपका कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा? Gamma into L. Gamma into L. Total stress. Gamma into L. Gamma into Z है. कहाँ पे देखते हैं हम? Total stress. Total stress in GT. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इसी तरह निकालते गाइस। ओके, अब बोलेंगे सर लीनियर कहाँ पे लेते? लीनियर लेते वहां पे लीनियर क्या है, कहाँ पे जीरो रहता है, वहां पे ग्राउंड पे जीरो रहता है। जैसे जैसे बिलो द ग्राउंड होते होते जाता, वैसे अर्थ प्रेशर हम लीनियरली वैल्यू लेते, एक्टिव अर्थ प्रेशर। आई होप सो, अगर आपको याद होगा तो। याद है नहीं है बोले? याद है। हाँ ओके, सो दिस इज at free end. Free end is nothing but a ground level, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। For GT, for bar there is free end. Okay, that is what? That is fixed support. Fixed support. This is free end. Okay, this is free end. So at free end it is equals to sigma. It is equals to sigma about free end is equals to 0. Sigma about minimum, it is equals to 0. It is equals to at
0 at free end. So L naught at free end, L naught is equals to 0, and L at fixed end, L it is equals to L. ओके, L is equals to L. इसीलिए वैरी हो रहा, इसीलिए वैरी हो रहा। सर वो ये क्या बता रहे, बोलना ये तो हमको पता है। यस, तुमको पता है ये, लेकिन वक्त पे यही नहीं आता अपने को। ओके, वक्त पे यही नहीं आता मुझे, ठीक है। सेल्फ वेट स्ट्रेस अल्सो, सेल्फ वेट स्ट्रेस अल्सो, जैसे कि सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया था, वैसी ही सेम सेल्फ वेट स्ट्रेस भी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। एरिया एरिया किट कैंसिल, डिपेंड कहां पे है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड लेंथ स्ट्रेस। ओके, डिफॉर्मेशन कहां पे डिपेंड था? डिफॉर्मेशन इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि वहां पे भी क्या था मेरा, गामा एल बाय 2E डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड था, बस एरिया पे डिपेंड नहीं था, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, सल्फेट ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ओके, सल्फेट ड्यू टू डिफॉर्मेशन। सो लिखो यहाँ पे नोट, 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 ये काय पे डिपेंड नहीं है? एरिया पे डिपेंड नहीं है। एरिया एरिया कैंसिल हो रहा, तो कैसे डिपेंड हुआ भाई? डिपेंड नहीं है, गामा इनटू एल। ओके, सो इसलिए सल्फेट, सल्फेट स्ट्रेस also independent of shape, sorry, shape and area of cross section, area of cross section directly proportional to the length and gamma. Okay, directly proportional to the length. शेप एंड क्रॉस सेक्शन पे कुछ भी डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, बट डायरेक्टली proportional to length, directly proportional to the length. Okay, directly proportional to the length guys. अब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, वहां पे क्या था? सल्फेट डिफॉर्मेशन। सल्फेट डिफॉर्मेशन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यस, एग्जैक्टली। वो ये अगर एल, वो एल स्क्वायर पे था, ये क्या है? एल पे है। ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, ये ध्यान रखना है अपने को, वो एल स्क्वायर पे था। इफ all dimensions are double, the sulfate weight stress is also doubled sulfate stress is also doubled, not a deformation. deformation 4 times होगा, अगर लेंथ डबल, डिफॉर्मेशन 4 times। लास्ट क्वेश्चन अपने देखा है। ओके,
ओके, तो these are the points important. This point is important. Next study. Stress due to external load. Stress due to self देख लिया, stress due to external load. Stress due to external load. What is stress due to external load now? So suppose to be P external ना, P external. अब भाई यहाँ पे P external लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम क्या बनेगा? यूनिफॉर्म डब्बा. Here is stress max, या फिर stress, here is also stress. Stress diagram is dabba. Dabba is nothing but uniform. Constant. क्यों भाई? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट क्यों? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल लोड अपॉन एरिया. एक्सटर्नल लोड अपॉन एरिया. अब एक्सटर्नल लोड कहां पे लग रहा है? यहां पे लग रहा है सर, यहां पे लग रहा है एक्सटर्नल लोड, तो तुम यहां पे लो, यहां पे तो जीरो रहने को ना, नहीं, यहां पे क्या आएगा? रिएक्शन आएगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट इज फिक्स है. एक्सटर्नल लोड दे रहा, एक्सटर्नल लोड आ रहा, लोड आने के कारण क्या होगा? स्ट्रेनिंग होगा. स्ट्रेनिंग आने के कारण क्या होगा कि वो स्ट्रेनिंग को जो भी मटेरियल है, मटेरियल रिगेन करने के लिए इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज रेजिस्टेंस देगा. वो रेजिस्टेंस क्या लगेगा? दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल्स टू द पी फोर्स. दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल्स टू पी फोर्स. दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज इक्वल्स टू पी फोर्स. देन आर बाय ए लिखो या फिर पी बाय ए लिखो, सेम थिंग है. दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेस. दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेस. समझे क्या? तो इसीलिए वो आपके यहां पे लगे या यहां पे लगे, लोड कहीं पे भी लगे, लोड टू द एरिया, इट्स नथिंग बट अ स्ट्रेस. एक्सटर्नल लोड टू द एरिया, दैट इज नथिंग बट अ एक्चुअली. एक्चुअल देख रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ अभी. ओके, 2D नहीं देख रहे. 2D हम कहां पे देखेंगे? कॉम्प्लेक्स में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो अभी सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली देख रहे थे. उसके एक्सिस ऑफ द मेंबर पे जब भी लोड लग रहा है तो वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म स्ट्रेस में रहेगा. दैट इज इन यूनिफॉर्म स्ट्रेस. That is nothing but an axial stress. We can say axial stress. That is nothing but a uniform stress. Okay. और वो क्या रहेगा? अप्लाइड लोड के वजह से जो भी रेजिस्टेंस फोर्स आ रहा है, दैट रेजिस्टेंस फोर्स टू द कॉन्टैक्ट एरिया, दैट कॉन्टैक्ट एरिया, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेस. वो क्या हो रहा है? तुम्हारा स्ट्रेस हो रहा है. ओके, आपको बोल दिया कि आपके साथ दिन में एग्जाम है, वो भी कन्वेंशनल. You got a lot of stress. वो स्ट्रेस की वजह से आप क्या करेंगे? वो स्ट्रेस कैसे आएगा? आपको बोला है एग्जाम है, वो भी 7 days में. सो दैट इज अ हैमरिंग ऑफ योर ब्रेन. योर ब्रेन रेजिस्ट एंड देन कंटिन्यूसली स्टडी. आप कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं. कंटिन्यूसली स्टडी क्यों कर रहे हैं? आपके दिमाग में स्ट्रेस है कि भाई कन्वेंशनल एग्जाम है, अब तो गूगल हेल्प नहीं करने वाला, अब तो मुझे जाके छुड़ाने पड़ेंगे एग्जाम. सो दैट इन दैट टाइम वो क्या हो रहा है कि जितना भी आपने स्ट्रेस लिया है, कितना लिया है? 7 days में एग्जाम है, उसके हिसाब से स्ट्रेस लिया है. कल एग्जाम है बोलेंगे तो कुछ लोग क्या बोलेंगे? अरे कल एग्जाम है, कल के लिए हम पढ़ेंगे, चलो सो जाते हैं, मस्त पिक्चर देखते हैं और कल में जो आता वो फेंक के आते हैं. 7 days हो सकता भाई, कर सकते हैं. कल नहीं कर सकते. डायरेक्टली इंजीनियरिंग एग्जाम है, मजाक नहीं है. कल भी कर सकते, अगर कुछ कुछ पेपर्स रहे तो वो कल भी हो सकता है, लेकिन उतना स्ट्रेस. लेकिन सम पीपल्स लाइक, आप समझ गए होंगे कि वो क्या करते कि कल एग्जाम है, आज पढ़ूंगा मैं, कल एग्जाम है आज पढ़ूंगा मैं, और पढ़ के निकाल भी लेते पेपर.
जस्ट लाइक अ कॉपीज एंड एनीथिंग अदर्स, उसके अपने को कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा कि स्ट्रेस यानी अप्लाइड लोड टू द एरिया नहीं, रेजिस्टिंग फोर्स टू द एरिया, रेजिस्टिंग फोर्स टू द एरिया। अब रेजिस्टिंग फोर्स अलग अलग मटेरियल के हिसाब से अलग अलग हो सकता, क्या यस हो सकता, बट अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इट इज सेम, अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इट इज सेम। अब सेम है इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह देख रहे हैं क्या? नो, कोई ब्रेकिंग पॉइंट वगैरह नहीं दिख रहे, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ब्रेकिंग पॉइंट होता क्या? नो होता, कुछ भी नहीं होता, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे लीनियर क्यों है? लीनियर इसलिए बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल, बिकॉज ऑफ क्या है? एक्सटर्नल लोड अप्लाइड है। ओके, दैट इज, ये आपको याद रहने को होना, ये आप भूलने को नहीं होना। ओके ओके, नेक्स्ट, stress due to inversely proportional, stress due to external load, it is inversely proportional to the area, it is inversely proportional to the area। यहाँ पे एरिया ये नहीं होता, हाँ डिलीट नहीं होता, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, लेकिन व्हाट? इनवर्सली डिपेंडेंट। ओके, इनवर्सली डिपेंडेंट। ओके, दिस इज stress due to external load inversely proportional, inversely proportional to area of cross section, area of cross section, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्टैक्ट एरिया भी बोल सकते हैं आप, और contact area, that contact area। okay okay, now most important thing, इंडिपेंडेंट क्या है भाई? फिर एक्सटर्नल लोड के लिए इंडिपेंडेंट क्या है? कौन सा डायमेंशन से यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिख रहा है आपको? स्ट्रेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑप्शंस, विड्थ, डेप्थ, लेंथ, किस पे डिपेंड नहीं है? डेप्थ। एरिया यानी क्या रहता? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ रहता। ओके, नो इश्यूज। एरिया, विच एरिया इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ? दिस एरिया ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस एरिया। मैं किसकी बात कर रहा? विड्थ और डेप्थ की बात कर रहा, विड्थ, डेप्थ और डायमीटर, ये यहाँ पे, दैट इज कॉन्टैक्ट एरिया, माय दैट इज माय कॉन्टैक्ट एरिया। ये मेरा क्या है? कॉन्टैक्ट एरिया। ए इट इज इक्वल टू बी इंटू डी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी इंटू डी, बट नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ, क्योंकि लेंथ बात कर रहे हैं कि हम कोई बात नहीं कर रहे लेंथ की, लेंथ की कुछ यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई जब भी आपको ट्रस्ट देके रहता है कोई, तो भी उसकी लेंथ आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जॉइंट मेथड से जा रहे हो तो मेंबर की लेंथ कोई जरूरत नहीं है, उसकी परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है वो पॉइंट से, वो आपको जरूरी है। ओके, वही चीज रहती है कि डायरेक्टली अपन उसको ये कर लेते हैं, वहां से अपन डायरेक्टली फोर्स ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी लेंथ इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट प्रोपोर्शनल, यानी है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, it is also important, independent on independent of length of member, of length, length बोल सकते हैं, L it is nothing but a length। लेंथ ऑफ मेंबर पे डिपेंड नहीं है। ओके, ये याद रखना है आपको, यही हम भूलते और हम गलती करके आते, बड़ी बड़ी गलती करके आते। ओके, छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलती करके आते हैं। बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग, बार ऑफ
uniform strength. Now, which bar? Like this bar. Huh? Don't think somewhere else bar. Okay, this bar. ये बार्स आपका जो है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ कब रहेगा वो हम देख रहे हैं. ओके, यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. ओके, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेस अबाउट द फेल्यूर. यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ यानी क्या रहेंगी? मोर स्ट्रेस अबाउट द फेल्यूर. स्ट्रेंथ यानी क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस. स्ट्रेंथ यानी क्या होगा? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेस अबाउट फेल्यूर. अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम स्ट्रेंथ अबाउट फेल्यूर, तो फेल्यूर तो आपका एल स्ट्रेस में नहीं आ रहा, प्रोपोर्शनल लिमिट में नहीं आ रहा. नहीं आ रहा गाइस. प्रोपोर्शनल लिमिट में आएगा क्या? फेल नहीं आएगा. प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद आएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इलास्टिक स्टार्ट होगा. आफ्टर द इलास्टिक देन प्लास्टिक. आफ्टर द प्लास्टिक strength hardening. After the strength hardening, strength softening. After the strength softening, there is okay maximum stress and failure is up. Okay, maximum stress यानी ही strength, यानी ही strength. Failure के just before पहले वाली जो भी stress value है, that stress value is the nothing but strength of that material or strength of that member. हम क्या के लिए देख रहे हैं? बार के लिए देख रहे हैं. ओके, बार के लिए देख रहे हैं. It is the maximum stress developed. लिखो guys, इसके नीचे लिखो. It is maximum stress developed throughout in the length. Maximum stress developed throughout in the length. Throughout in the length is constant. Throughout in the length is constant. Is constant. Throughout in the length of bar. Okay. It is maximum stress developed. 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 Throughout the length of bar. Throughout the length of bar. Maximum stress developed. Throughout the length of bar. Okay. Throughout the length of bar. Throughout the length of bar. Is constant. Throughout the length of bar is constant. Is constant. Is constant. Throughoutly. Constant throughoutly. Then it is called constant throughoutly. Then it is called bar of uniform strength. Then it's called bar of uniform strength. हाँ, तभी बोला जाएगा bar of uniform strength. जब आपका एक कांस्टेंट स्ट्रेस रहेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस एंटायर द बॉडी, तब उसको बोला जाएगा बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. सिंपल. ओके, तो बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अब क्यों देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मुझे इसलिए देखना है कि वही मेंबर हम डिजाइन के लिए यूज करेंगे एज अ कॉलम, एज अ बीम, एज एनी मेंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर और द मेंबर ऑफ दैट एनी मशीन्स. bar of uniform strength. That's why bar of uniform strength is important. Okay. Okay. Next. Example. A weightless prismatic bar. A weightless. Prismatic bar subjected to external load is a bar of uniform
strength. Sorry, strength. Not a stress. Strength. Like this. एक्सटर्नल लोड है, सेल्फ वेट नहीं है, तो वेटलेस बार है, वेटलेस बार है, वेट नहीं है बिल्कुल भी। तो वेटलेस बार के लिए अगर एक्सटर्नल लोड अप्लाइड हो रहा है तो उसके लिए जो भी स्ट्रेस डायग्राम बनेगी दैट नथिंग बट अ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, और मैक्सिमम लोड अपने अप्लाई किया तो मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा उसका, तो दैट मैक्सिमम स्ट्रेस इज नथिंग बट अ यूनिफॉर्म स्ट्रेस एग्जांपल। ओके, इन practice, next line, that is also important. In practice there will be self weight acting alone external load. फिर से बताता मैं, in practice there will be self weight acting along external load. प्रैक्टिस में सेल्फ वेट भी एक्ट होगा किसके साथ, along with the external लोड के साथ सेल्फ वेट भी एक्ट होगा। प्रैक्टिसिंग में मैं ये नहीं बोल सकता कि ये वेटलेस है करके इसको वेट ही नहीं करके इसकी मैं बोल ही नहीं सकता, इसको भी वेट रहेगा। जो भी मटेरियल है, मटेरियल का एक सेल्फ वेट उसका रहता है। ओके, प्रैक्टिस में हम वेटलेस नहीं बोल सकते। इन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका समथिंग ऑफ वेट रहेगा। ओके, इन सच अ केस, लिखा गया इस वहां तक, इन प्रैक्टिस देयर विल बी सेल्फ वेट एक्टिंग अलोंग एक्सटर्नल लोड, लिखा है यहां तक? हाँ सर। ओके, इन सच अ केस prismatic bar, जो भी prismatic bar है, this is a prismatic bar cannot be a bar of uniform strength, यानी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगा। जहां पे सल्फेट रहेगा वहां पे अगर इसका सल्फेट मैंने कंसिडर किया तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मुझे नहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम मुझे नहीं मिलेगी। दैट स्ट्रेस डायग्राम शुड बी ट्रापेजोइडल। हाउ? सी दिस। ओके, just like this. That is nothing but a surcharge example in GT. In active work pressure, इसको उल्टा कर दो, आपको सरचार्ज का एग्जांपल मिल जाएगा, दैट इज Q. Q is uniform strength due to external load, uniform stress due to external load, that is nothing but stress external, that is nothing but stress sulfate, stress due to sulfate, stress due to external, that is nothing but stress due to surcharge in GT and stress due to sulfate of soil, यूनिफॉर्मली वैलिड। ओके, कुछ डाउट नहीं है ना यहाँ पे? सीरियसली बताओ, कोई भी डाउट हो, छोटा छोटा भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं आप। ओके, ये टॉपिक इजी है, समझता है, लेकिन इसी में गलतियां होती है, इसी में हम गलती करके आते हैं एग्जाम में। ओके, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूं आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, नो इश्यूज। अब अगर सेल्फ वेट के साथ मुझे कंपेयर करना है और मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चाहिए, सेल्फ वेट भी चाहिए, सेल्फ वेट भी मैं लूंगा और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, तो मेरा सेक्शन टैपर्ड रहने को होना। क्यों? देखते सामने की केस देखते। द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी टैपर्ड
tapered as shown in figure. ये वाली नहीं, मैं निकालता हूं। ओके, ये वाली फिगर मत निकालना उसके सामने, मैं निकालता फिगर। ओके, shown in figure to make a bar of uniform strength. यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। अब टैपर्ड सेक्शन रहने को ना काय के लिए, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। दिस सेंटेंस अगेन इंपॉर्टेंट। टैपर्ड सेक्शन होना काय के लिए होना टैपर्ड सेक्शन? तो टैपर्ड सेक्शन होना गाइस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए। आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए टैपर्ड सेक्शन क्यों होना? ड्यू टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायग्राम। Uniform stress diagram is occur in tapered section. Okay. We have a lot of columns, piers, as a tapered section. आप बोलेंगे सर उसके तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। यस, देयर आर द अलग मोस्ट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत अलग अलग डिफॉर यानी उसके क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया पे वो डिपेंड है। बट मेन क्राइटेरिया इज दिस। ओके, व्हाट? द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी टैपर्ड एज शोन इन फिगर। हाँ, कौन सी फिगर बताता मैं। ओके, ओके, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, नहीं तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी ज्यादा है। नो, वन बेटा, just like this. One minute guys. Okay guys, so this is like the tapered section. ये tapered section है। आप यहाँ पे इसको इस तरह देख सकते हैं। ओके, ये नहीं बना बराबर, ये बनने को ना थोड़ा 3D में। ओके, तो ये आपका ऊपर का पार्ट है, ये आपका नीचे का पार्ट है। तो इसकी जब आप स्ट्रेस डायग्राम देखोगे, सो दिस स्ट्रेस डायग्राम इट्स यूनिफॉर्म एट ऑल द पॉइंट्स। अब आप बोलेंगे इसके लिए डेरिवेशन होना। यस, एग्जैक्टली, इट हैज अ डेरिवेशन, डेरिवेटली प्रूव्ड है ये कि टैपर्ड सेक्शन की स्ट्रेस डायग्राम जो भी है वो यूनिफॉर्म रहती है। ओके, ये टेस्टेडली प्रूव्ड है। ओके, तो इसका डेरिवेशन है, बट हम डेरिवेशन के लिए नहीं जा रहे। दैट डेरिवेशन एंड दैट टैपर्ड सेक्शन फिगर फाइनाइटली एलिमेंट मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिफॉर्म बार सेक्शन। फाइनाइट एलिमेंट मेथड दैट नथिंग बट अ फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक सब्जेक्ट है इन एमटेक। वहां पे आपको यूनिफॉर्म बार सेक्शन का ये आएगा और वहां पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा
ये आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस क्यों आता, तो वहां पे उसका डेरिवेशन है, नॉट इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन बी और इन डिप्लोमा आल्सो। ओके, एमटेक में आपने किया कि बी में? नहीं सर। मैंने तो नहीं सीखा है, ठीक है, मैंने तो नहीं सीखा है। अगर आप कॉलेज में वगैरह सीखा होगा तो पता नहीं। ओके, सो यूनिफॉर्म स्ट्रेस, what is the formula of uniform stress? Oh, what is A1 and A2 now? That is nothing but area 2 और यहां का area 1, area 2 and area 1। अब यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे आपका एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा है और यहां पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स P लग रहा, दोनों एक्सटर्नल फोर्स P लग रहे हैं। ओके, but both external force PP is acting, that is nothing but an external force। external force, and what is A1 by A2? It is equals to e raised to the power gamma L by sigma, gamma L by sigma। oh sigma it is nothing but P by A। which P by A तो दो है यहाँ पे, A1 and A2। okay, A1 and A2 स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब यहां पे स्ट्रेस है और कोण की इसमें 6 है, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम। जब कोण का सेल्फ वेट ऑफ डिफॉर्मेशन हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, तब फॉर्मूला क्या है, गामा एल बाय 6, गामा एल बाय स्ट्रेस, गामा एल स्क्वायर बाय 6 है वहां पे, गामा एल स्क्वायर बाय 6E, gamma L square by 6E। Here is gamma L by stress, don't be confused। okay, don't be confused। वो डिफॉर्मेशन, वहां पे क्या है, डिफॉर्मेशन। ये क्या के लिए देख रहे हैं, स्ट्रेस के लिए देख रहे हैं। ओके, सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ln A1 by A2 it is equals to gamma L by stress। so okay, what is gamma? Gamma it is equals to weight density, gamma it is equals to weight density, length it is equals to length of बार की पूरी लेंथ। ओके, स्ट्रेस नॉट अ 6, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्म स्ट्रेस। यूनिफॉर्म को ही कांस्टेंट बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट स्ट्रेस। यानी थ्रू आउट लेंथ, थ्रू आउट लेंथ सेम स्ट्रेस, थ्रू आउट लेंथ क्या है, सेम स्ट्रेस। ओके, तो यहां पे कि नहीं, प्रिज्मेटिक बार खत्म, अभी कंपोजिट बार देखेंगे बाद में। सो हम देखते कंपोजिट बार इन next lecture we see in composite bar। ओके, हाँ, अब हम थोड़ी देर में देखते सर्वे 2। ओके, सर्वे 2 कितने देर में देखते हैं,